हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों अब करने जा रहे हैं आगे वाला टॉपिक जो है हमारा बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें क्योंकि अपने चैनल पे हर क्लास के सब कुछ मिल रहा है, हर कंटेंट मिल रहा है दोस्तों। किसी चीज़ की कमी हमने नहीं छोड़ी है। हर क्लास का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टिल 12 स्टैंडर्ड तक, 12 के जेई यूनिट सब पेपर, सब पेपर क्वेश्चन सब कुछ इस जीटी के चैनल पे आपको मिल रहा है दोस्तों। तो आपके प्यार और सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। दोस्तों बैलेंस एंड अनबैलेंस से मतलब क्या होता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, अगर दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस है जिसके कारण क्या हो रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, बैलेंस होता, मूव नहीं होता, मतलब आगे सरकता नहीं है, तो वो फोर्सेस हमारे लिए क्या हो गए, बैलेंस। और अनबैलेंस फोर्स मतलब कि दो जो फोर्सेस हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया हुआ है, एक कम है एक ज़्यादा है, मतलब एक स्मॉलर फोर्स है एक ग्रेटर फोर्स है, एक ज़्यादा, जिसके कारण क्या हो रहा है वो ऑब्जेक्ट मूव होने लगता है। जैसे मैंने आपको वर्डिंग बार बार बताया था, अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स के कारण ही कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है दोस्तों। ओके, जैसे आप यहाँ देखोगे आपको दिखाई दे रहा है कि हमें ट्राई दिस लिखा हुआ है, तो आप इस पर ध्यान दोगे कि हमें एक कार्डबोर्ड बॉक्स दिया हुआ है। कार्डबोर्ड बॉक्स हमने कहाँ रखा हुआ है, एक टेबल पे, स्मूथ टेबल के ऊपर रखा हुआ है, और उसको दोनों तरह से हमने टाई किया हुआ है पेन के साथ। उस पेन के ऊपर हमने वेट रखा हुआ है, क्या रखा है दोस्तों, वेट। और हम ये देखेंगे, हम ध्यान देना दोस्तों कि द बॉक्स डज नॉट मूव ऑन द टेबल। कब मूव नहीं होगा दोस्तों, जब दोनों साइड का वेट क्या होगा, इक्वल होगा। इस साइड भी हम 1 kg रखेंगे, उस साइड भी 1 kg रखेंगे, तो ऊपर वाला कार्डबोर्ड ये मूव होने वाला नहीं है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन बोथ द पेन व्हेन इक्वल मासेस आर केप्ट इन देम, दिस मीन्स बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन द बुक। मतलब कि हमने दोनों साइड क्या लगाया, दोनों साइड इक्वल फोर्स, इक्वल वेट डाला हुआ है, इक्वल वेट डाला हुआ है। मतलब दोस्तों हमने इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों पेन पे दिया हुआ है विथ इक्वल मासेस, मतलब दोनों का मास इक्वल है, दोनों का मास इक्वल है, तो उस पर एक्ट होने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी दोस्तों क्या होगा, सेम होगा। सेम होगा कि नहीं, देखो दोनों का वेट सेम है तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा वो भी सेम ही होगा दोस्तों। दिस मीन्स बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन द बॉक्स, और इसी का मतलब है कि उस बॉक्स पे क्या एक्ट हो रहा है, बैलेंस फोर्स विथ इफेक्टिव फोर्स इक्वल टू 0। मतलब अगर दोनों साइड से दोस्तों फोर्सेस सेम है, ग्रेविटेशनल फोर्स सेम एक्ट हो रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोस्तों मान लो मैं आपसे खुद एग्जांपल पूछता हूँ, एग्जांपल मैं आपसे खुद चाहता हूँ, आप खुद सोचो ये चीज़ कि आपका एक फ्रेंड है, उसका सेम स्ट्रेंथ है और आपका सेम स्ट्रेंथ है, आप दोनों एक दूसरे को खींच रहे हो, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हो, तो ना वो आपको खींच पाएगा ना आप उसको खींच पाओगे, क्योंकि दोनों में एनर्जी सेम है। दोनों में एनर्जी सेम होने के कारण दोनों का फोर्सेस एक अपोजिट फोर्सेस, मतलब मान लो उसका फोर्स +5 है, आपका फोर्स अपोजिट में हो तो -5, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाता है, 0। ना वो आगे आ पाता है ना हम आगे आ पाते हैं। तो वही लिखा हुआ, दिस मीन्स balance force act on the box with the effective force equal to 0 as these are acting in opposite direction। ओके, दोनों कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, +5 और -5 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सेम वेट अप्लाई कर रहे हैं, और जिसके कारण रिजल्टेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम दोस्तों बहुत सारे एग्जांपल, अगर दोनों साइड से दोनों अपोजिट डायरेक्शन, हाँ दोस्तों अगर सेम डायरेक्शन में लगेगा तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लगने के कारण ही दोस्तों क्या हो रहा है, वो बॉडी मूव नहीं कर रहा है। क्यों मूव नहीं कर रहा है, कि दोनों साइड फोर्सेस क्या है दोस्तों, सेम है, दोनों साइड फोर्सेस सेम है, और दोनों साइड फोर्सेस सेम है तो उस ऑब्जेक्ट पे वो ऑब्जेक्ट कोई मोशन परफॉर्म नहीं करने वाला है। क्यों नहीं करने वाला, फिर से बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया और वहां फोर्स क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स हो गया दोस्तों 0। बट अगर यही जो मैंने पेन इक्वल लिया, इससे वेट जो मैंने इक्वल लिया है, वही मैं अगर अनइक्वल कर देता हूं, मैं क्या कर देता हूं दोस्तों, अनइक्वल कर देता हूं। when unequal force applied to the box on the two side and unbalanced force act on the box resulting imparting motion to the box। मतलब दोस्तों अगर अनइक्वल फोर्स हम अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करने वाले हैं हम, क्या अप्लाई करने वाले हैं, अनइक्वल फोर्स। व्हेन अनइक्वल, वेट अ मिनट मैं इसको सही कर दूं, when unequal force are applied to the box on the two sides
unbalanced force act on a box resulting in imparting motion to the box। सही बात है, जब unbalanced force हम बॉक्स पे लगाएंगे दोनों साइड से एक साइड मान लो 1 kg है, दूसरे साइड 10 kg है, एक साइड 1 kg फोर्स लग रहा है, दूसरे साइड 10 kg फोर्स लगा, तो आप खुद से बताओ दोस्तों क्या होगा। बॉक्स क्या होगा, इम्पार्ट मतलब बॉक्स क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा, बॉक्स आगे सरकना स्टार्ट हो जाएगा, स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड फोर्सेस क्या अनबैलेंस। तो आपको दोस्तों ये पता चल गया होगा कि अगर किसी बॉडी को हमें मोशन में रखना है तो हमें कैसा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, हमें अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। दोस्तों क्या अप्लाई करना पड़ता है, अनबैलेंस फोर्स। यही न्यूटन ने बोला था कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। कब? जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। ओके दोस्तों, यही है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ देखो कुछ और एग्जाम्पल दिया हुआ है। आपको पता है कि टग ऑफ वॉर आपने सुना होगा कि जब बच्चे एक रस्सी को लेके, रोप को लेके दोनों साइड अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं, अगर जिस साइड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, जिस साइड मान लो दोनों साइड स्ट्रेंथ सेम है तो टग ऑफ वॉर में कोई जीतेगा नहीं। बट अगर दोनों साइड एक साइड अनबैलेंस, एक साइड फोर्सेस ज़्यादा है, एक साइड मोटे मोटे लोग हैं और एक साइड बेचारे पतले पतले लोग हैं, तो क्या होगा, पतले वाले लोग को मोटे वाले लोग अपनी तरफ क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है दोनों साइड क्या लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स के कारण ही क्या ऑब्जेक्ट क्या करता है, मोशन में हो जाता है, मोशन परफॉर्म करता है। और अगर दोनों साइड बैलेंस होता तो ना कोई इसको खींच पाता ना वो कोई इसको। तो एग्जाम्पल दिया हुआ दोस्तों, आप भी कोई एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, आप खुद बता सकते हो दोस्तों। अब यहाँ दोस्तों कुछ और चीज़ लिखा है, इस पर हम ध्यान देते हैं। इस पे ये इन चीज़ों पे ओके दोस्तों, तो if several forces are applied on an object in the same direction, a force equal to their addition act on the object, on that object। ओके दोस्तों, अगर मान लो सिंपल सा चीज़ है, if several force are applied on the object in the same direction, मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने, अरे मान लो आपके घर में जो टेबल है, आपके घर में मान लो जहाँ से आप मुझे बैठ के देख रहे हो, आपके आजू बाजू में टेबल होगा। अगर आपके घर में जितने भी भाई बहन हैं सब लोग मिल के उस टेबल को एक ही डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं, तो टेबल पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स लगेगा, जितने लोग धक्का दे रहे हैं उनका टोटल मिला के एडिशन, वो जो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा दोस्तों। आप मान लो आपके घर में 3 भाई है, तो तीनों भाई ने जो फोर्स लगाया तीनों का प्लस होके वो फोर्स किस पे लगेगा, टेबल पे लगेगा दोस्तों। तो यही तो है, इफ सेवरल फोर्स आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, अ फोर्स इक्वल टू देयर एडिशन एक्ट ऑन दैट ऑब्जेक्ट। मतलब सबके फोर्स को मिला के वो फोर्स पूरा मिला के किस पे लगेगा, ऑब्जेक्ट पे लगेगा। ओके दोस्तों, अब चलते हैं हम सेकंड जो हमें दिया हुआ सेकंड की तरफ, ये बी हम देखते हैं। इफ टू फोर्सेस आर अप्लाइड on one object in the direction opposite to each other, a force equal to their difference act on the object। ध्यान से सुनना दोस्तों, if two forces, कितने forces, two forces, if two forces, मैं इसको थोड़ा ऐसा बड़ा कर देता हूँ। ओके, if two forces are applied on one object, if two forces किस पे लगा, one object पे, in the direction opposite to each other, a force equal to their difference act on the object। ओके दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर मान लो मैं नहीं, आपके घर में मतलब आपका एक छोटा भाई है और आप खुद बड़े हो, आप दोनों साइड एक टेबल का धक्का दे रहे हो। छोटा वाला भाई बोल रहा है नहीं मैं टेबल मैं तेरी तरफ धक्का दूंगा, मेरा जगह खाली चाहिए, तो आपकी तरफ वो धक्का दे रहा है, और आपका ईगो कि मेरे को छोटा भाई मेरे को कैसे धक्का दे रहा है, मेरे साइड टेबल को कैसे धक्का दे रहा है, तो आप उस साइड से धक्का दोगे। तो दोस्तों टेबल के ऊपर कितना धक्का लगेगा, मान लो ऐसा मान के चलते हैं, मैं क्योंकि अभी आपको फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। चलो मैं आपको उसी फॉर्म में बताता हूँ। मान लो आप 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, कितना लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन, और आपका भाई 60 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। कितना? क्योंकि फोर्स को जिसमें काउंट करते हैं उसका यूनिट होता है न्यूटन। जैसे आप कोई भी सामान खरीदने जाते हो तो उसको किसमें, जो भी चीज़ खरीदने जाते हो, आप बोलते हो वहाँ राइस खरीदने जाते हो तो क्या बोलते हो, भाई 1 kg राइस दे दे मुझे। तो 1 kg इट इज़ अ यूनिट ऑफ वेट। वो kg जो है हमारा यूनिट है, किसका, वेट का यूनिट है। उसी तरह फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन। तो जो आपका भाई है, मतलब आप 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे, जस्ट एग्जांपल दोस्तों, सीरियस मत लेना, और जो आपका छोटा वाला भाई है वो कितना न्यूटन फोर्स लगा रहा है, 60। तो दोस्तों टेबल पे कितना एक्ट होगा, टेबल फोर्स कितना लगेगा दोस्तों, जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा उतना फोर्स उस टेबल पे एक्ट होगा दोस्तों। अब मैं ये करके बताता हूँ मैं आपको। आपका कितना था 100, आपका कितना था 100,
आपके भाई का कितना था 60, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना फोर्स उस टेबल पे लगने वाला दोस्तों 40 न्यूटन फोर्स उस टेबल पे क्या लगने वाला, एक्ट होने वाला है दोस्तों। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके दोस्तों, जिस भी क्वांटिटी के बाद फोर्स, देखो डायरेक्शन फोर्स हमें पता है, मैंने आपको बोला कि अपने भाई की तरफ फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स को एक उस टेबल को, जिस टेबल पे हम अपना फोर्स एक्ट कर रहे हैं उसको एक डायरेक्शन है, और कितना फोर्स लगा रहे हो मैंने आपको बताया कि आप 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, तो जिस पे फोर्स लगा रहे हो उसको डायरेक्शन भी है, प्लस क्या है, डायरेक्शन भी है, प्लस मैग्नीट्यूड मतलब क्या दोस्तों, अब कितना फोर्स लगा रहे हो। तो आपने बोला सर मैंने 100 न्यूटन फोर्स लगाया, तो 100 न्यूटन फोर्स मीन्स वो क्या है दोस्तों, 100 न्यूटन मतलब हमारा मैग्नीट्यूड। दोज क्वांटिटी अगर आपके, अभी देखो इसमें लिखा नहीं है दोस्तों, बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपके पास टेस्ट, अगर आपने बाजू में नोटबुक कुछ भी लिया होगा लिखने के लिए तो लिख लो, दोज क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स, ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो जो फोर्स है, तो फोर्स के बाद दोस्तों मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन दोनों है, तो फोर्स हमारी कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। और जिसके पास दोस्तों जिसका हम डायरेक्शन नहीं बता सकते, आगे मैं बताऊंगा दोस्तों, बहुत सारे टेंशन मतलब बहुत सारे एग्जांपल है, बस अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए थोड़ी चीजें बता रहा हूँ कि जिसके पास, जिस क्वांटिटी के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन हम उसका नहीं बता सकते, और ऐसी क्वांटिटी मेरे लिए क्या होती है दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी होती है। चलो मैंने बता दिया, इसको नोट डाउन कर लेना। तो दोस्तों ये तीनों को हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, अच्छे से समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ, और ये तो दोस्तों वही लिखा हुआ है, देखो ये जो लिखा हुआ है, if more than one force acting on a body, then the effect on the body is due to the net force। ओके, वही मतलब कि अगर एक बॉडी के ऊपर मतलब if more than one force, किसी भी एक्टिंग ऑन बॉडी, अगर किसी बॉडी पे एक से ज़्यादा अगर फोर्स एक्ट हो रहा है, then the effect of the body is due to the net force। मतलब अब दोनों का मतलब मेरा और राहुल सर, मैं और राहुल सर दोनों टेबल को धक्का मार रहे हैं, तो टेबल पे कितना फोर्स लगने वाला है, हम दोनों को ऐड करके जो रिजल्टन होगा, दोनों का मिला के हम जितना लगा रहे हैं वो दोनों का मिला के उस टेबल पे क्या एक्ट होने वाला है, फोर्स एक्ट होने वाला है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, इफ मोर देन वन फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, देन द इफेक्ट ऑन द बॉडी इज ड्यू टू द नेट फोर्स। ओके, जो इफेक्ट होने वाला है, जो इफेक्ट किसके ऊपर होने वाला है, जिस बॉडी पे हम फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तो हम दोनों का समेशन ऐड होने वाला, मतलब हम दोनों का सम करके एक्ट होने वाला दोस्तों। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा, अब आते हैं दोस्तों इनर्शिया। दोस्तों जितना मैं बता रहा हूँ ना दोस्तों, पूरा ध्यान देते जाओ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, और बहुत सारी चीज़ें बिना मतलब का बुक में दिया हुआ दोस्तों, जितना मैं बता रहा हूँ पूरा फोकस करो अच्छे से, पूरा का पूरा ज़्यादा ही बता दूंगा दोस्तों मैं। इनर्शिया ये वर्ड बार आपके लाइफ में आता रहेगा, जब तक अगर आप साइंस लेके रहोगे, ये साइंस जब तक आपके साथ रहेगा तब तक इनर्शिया रहने वाला है। तो इनर्शिया सबके साथ है दोस्तों, कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो, साइंस वाले स्टूडेंट हो, या कोई भी हो यार, इनर्शिया तो परफॉर्म करते ही हैं। बट ये कि साइंस वाले स्टूडेंट उनको समझते हैं कि इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया किस पे एक्ट होता है। तो अभी तो आप ए स्टैंडर्ड में हो, तो आपको सभी लोग को सबको पढ़ना है, या तो वो साइंस वाले स्टूडेंट हो या कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, सबको क्या करना है, ये इनर्शिया को पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते दोस्तों। ओके, यहाँ दोस्तों ये इनर्शिया को मैं यहाँ पढ़ता हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर डेफिनेशन दिया है, ये वाला ये द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। मतलब दोस्तों ऑब्जेक्ट, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन्स इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। मतलब कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो टेंडेंसी होती है, ऑब्जेक्ट की किसी की भी टेंडेंसी होती है कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन में तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा। तो ऐसी जो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है, ये जो टेंडेंसी है, इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। मान लो मेरे सामने भी फ़ोन रखा हुआ है, अब फ़ोन रखा हुआ है, मैं बोलूँगा फ़ोन आजा भाई आजा, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि उसकी टेंडेंसी क्या है, वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। जब तक मैं उसको उठा के धक्का नहीं मारूंगा तब तक वो मोशन में आने वाला नहीं है। अब दोस्तों अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में ही रहेगा। अगर मान लो मैंने बॉल फेंका, आप बोलोगे सर बॉल तो गिर जाता है। दोस्तों बॉल यहाँ क्यों गिरता, अर्थ पे क्यों गिरता, बिकॉज बहुत सारे रीजन है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ऑफ एयर पार्टिकल्स,
एंड सम अदर ऑब्स्टेकल्स। इसी सब के रीजन के कारण जो हमारा बॉल होता है वो नीचे गिर जाता है। नहीं तो दोस्तों, क्योंकि ये सब क्या कर रहा है, ये सब फोर्स लगा रहा है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, पार्टिकल्स, ऑब्स्टेकल, ये सब क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है। और न्यूटन ने यही तो बोला था, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब तक उससे फोर्स एक्ट नहीं होगा तब तक वो अगर मोशन में तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में तो रेस्ट में। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती, अगर मैंने बॉल यहाँ से मार दिया तो दोस्तों कभी रुकता नहीं, वो चलते ही चला जाता, चलते ही चला जाता, चलते ही चला जाता। बट ये ऑब्स्टेकल, ये फोर्स के कारण वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है। बट दोस्तों फिर से बता रहा हूँ, फोर्सेस को हम निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, इनर्शिया की बात। किसकी बात कर रहे हैं हम, इनर्शिया की बात कर रहे हैं, कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करेंगे दोस्तों। ओके, तो दोस्तों ये इसका डेफिनेशन है, आप इसको लिख लेंगे अच्छे से। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन्स इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया, मतलब जैसा है वो वैसा ही रहेगा। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। दोस्तों कितने टाइप्स की इनर्शिया है, 3 टाइप्स की इनर्शिया है। ये दोस्तों ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट इज इनर्शिया एट रेस्ट, सेकंड इज इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड इज इनर्शिया एट डायरेक्शन। दोस्तों इनर्शिया एट रेस्ट क्या है, फिर से वही चीज़, फिर से बार बार वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। और इनर्शिया एट डायरेक्शन भी होता है दोस्तों, बताऊंगा, टेंशन मत लो, कूल हो जाओ थोड़ा। ओके, तो दोस्तों बात करते हैं हम इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ अ रेस्ट। मतलब दोस्तों कि इनर्शिया एट अ रेस्ट, आप इन शॉर्ट उसको बोल सकते हैं इनर्शिया एट अ रेस्ट। एन ऑब्जेक्ट, मैं एक बार पढ़ देता हूं आपके लिए। एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ द रेस्ट ड्यू टू इट्स इनहेरेंट प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ द रेस्ट। मुझे पता है कुछ नहीं समझा, पर वैसे ऊपर वाली चीजें मैंने बता दी तो आपको समझ में आया कि बॉडी के अंदर जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी है, हर बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। तो ऐसे जो रेस्ट में रहने वाली प्रॉपर्टी जिस बॉडी के अंदर है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं द इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ अ रेस्ट, या तो इनर्शिया एट अ रेस्ट। एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट, एक मिनट, एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट कैन नॉट चेंज स्टेट, मतलब चेंज, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, नॉट चेंज, देखो यहाँ लिखा हुआ है नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ द रेस्ट ड्यू टू इनहेरेंट प्रॉपर्टी। वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं चेंज करेगा, बिकॉज ऑफ इट्स इनहेरेंट प्रॉपर्टी, उसकी जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। दोस्तों मोशन का अपने आप समझ में आ जाए, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे थोड़ा भी नहीं बोलना पड़ेगा, फिर भी बोलूंगा, आदत है, क्या करें। ओके, तो दोस्तों चलो बताते हैं हम। ओके, एक मिनट। ओके, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट्स स्टेट ऑफ मोशन कैन नॉट चेंज इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया ऑफ अ मोशन। दोस्तों ये देखो, चलो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये देखो, ओके, मतलब फिर से दोस्तों वही, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो मोशन में है तो मोशन में है, अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। और इसी प्रॉपर्टी, इसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इनर्शिया ऑफ अ मोशन। क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ अ मोशन। ओके दोस्तों, अब चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो एग्जांपल यहाँ दिया है। फॉर एग्जांपल अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रिक फैन, चलो मैं इसको थोड़ा दिखा दूं आपको। A revolving electric fan continue to revolve even after it is switched off। अगर देखो फैन को मैंने बंद किया, फिर भी थोड़े टाइम तक वो घूमते रहते, क्योंकि उनकी आदत है ना भाई घूमना, उनकी आदत है। बट हमने फैन बंद कर दिया, हमने फोर्स खत्म कर दिया, इसके कारण वो घूमना क्या हो जाते हैं दोस्तों, बंद हो जाते हैं। आप देखोगे कि अगर कोई, ये देखो ये अगला वाला पैसेंजर वाला दिया, ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों आपको पूरी चीज़। ये चीज़ें तो आपने भी फील किया होगा, आप कभी बस में बैठे हो ना दोस्तों, बस में बैठे हो कि नहीं, बस में जब आप बैठे हो अचानक से मान लो सामने कोई आ जाता है, या तो स्पीड में कोई कार लेके जाए, कुछ भी कोई भी व्हीकल की बात कर लो, अगर वो अचानक से ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाने के बाद आदमी क्या जर्क, मतलब आगे जाके फिर पीछे हो जाता है, बिकॉज क्योंकि वो मोशन में था, तो उसको मोशन में ही रहने था, उसको मोशन में रहने की उसकी आदत थी, उसकी टेंडेंसी थी। पर हमने अचानक में फोर्स लगाया, जिसके कारण
वो उसको अचानक में रुकना पड़ा, इसीलिए हम क्या हो जाते हैं, आगे जाके ऐसे पीछे गिर जाते हैं। ओके, हम रनिंग बस गेट अ जर्क इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ द बस सडनली स्टॉप। ओके, अगर अचानक में स्टॉप हो जाएगा तो हम थोड़ा आगे जर्क मतलब आगे की तरफ ऐसे गिर जाते हैं, फिर ऐसे पीछे हो जाते हैं। ओके, तो दोस्तों और ये क्यों होता है, क्योंकि हर बॉडी की टेंडेंसी है मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। कब तक, जब तक कोई इस पर अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करेंगे। तो ये अनबैलेंस फोर्स था ना, जब हमने ब्रेक लगाया मतलब क्या लगाया, अनबैलेंस फोर्स, जिसके कारण पर अचानक में लगाया ना दोस्तों, धीरे धीरे लगाते तो आदमी आराम से आगे की तरफ आते, बट हमने अचानक में ब्रेक, सडन ब्रेक लगा दिया, जिसके कारण हम क्या हो जाते हैं, थोड़ा आगे की तरफ जाके पीछे की तरफ हो जाते हैं दोस्तों। अब चलते हैं थर्ड, डायरेक्शनल इनर्शिया। डायरेक्शनल इनर्शिया दोस्तों फिर से, जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ। आपने और आप तभी छोटे और ये स्टैंडर्ड में आपके पास तो लाइसेंस भी नहीं होगा, तो गलत काम मत करना। जो भी अगर आप तो कार और बाइक ड्राइव तो करते नहीं हो दोस्तों, तो अगर आपने कभी मज़ा तो लिया होगा टर्न पे, जब अपने पापा कार लेके जाते हैं, जब टर्न पे गाड़ी को टर्न करते हैं, बट हर बॉडी का क्या है, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलना चाहता, अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहता। इसीलिए जब हम कार को टर्न करते हैं तो कार जाती दूसरे साइड और हम जाते दूसरे साइड, क्योंकि हमारी टेंडेंसी क्या होती है, हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में जाएंगे, हमें डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे। और यही टेंडेंसी के कारण आप देखोगे जब गाड़ी का, हमारी व्हीकल्स, हमारे कार या बाइक को हम टर्न करते हैं, हम टर्न करते दूसरे साइड, हम जाते हैं, हम टर्न करेंगे लेफ्ट साइड और हम जाएंगे राइट हैंड साइड। क्योंकि दोस्तों हमारी टेंडेंसी क्या है, फिर से बता रहा हूँ, हमारी टेंडेंसी है कि हम जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में रहना चाहते हैं, अपने स्टेट को चेंज नहीं करेंगे। ये भी बहुत जिद्दी है भाई ये लोग। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी of an object due to which the object cannot change the direction of its motion, it is called a directional inertia। तो दोस्तों फिर से मैंने बता दिया, अगर वो मोशन में है तो अपने स्टेट को नहीं चेंज करेगा, बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया एट अ मोशन वाला जो प्रॉपर्टी है। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी, इनर्शिया एट अ रेस्ट वाली प्रॉपर्टी। अगर अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, खुद से नहीं चेंज करेगा, वो तो हमने चेंज किया ना दोस्तों, हमने फोर्स अप्लाई करके चेंज करा, अपने आप थोड़ी चेंज हो गया। अपने आप अगर कुछ चेंज हो रहा है ना, तो कुछ तो आपके कार या बाइक में कुछ तो खराबी है दोस्तों, तो जाके प्लीज़ उसको चेक करवा लो। ओके दोस्तों, तो हमने तीनों देख लिया। फर्स्ट हमने देख लिया इनर्शिया एट मोशन, इनर्शिया एट रेस्ट, डायरेक्शनल इनर्शिया, तो तीनों टाइप देख लिया दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों, हाँ ये वाला टॉपिक दोस्तों, प्रेशर एक्टिविटी। तो दोस्तों ये एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी में कोई डाउट नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको चीज़ें सब अच्छे से आती है तो आपको सब चीज़ें अच्छे से आएगी। पर अगर आपको बेसिक चीज़ें ही नहीं आती तो आप कैसे समझोगे, बताओ मुझे। तो हम सब चीज़ें क्लियर करेंगे दोस्तों। प्रेशर मतलब क्या होता है, प्रेशर आपने कहाँ देखा है, ओके, प्रेशर कहाँ देखा है, फटाफट कमेंट्स करो, मुझे बताओ। देखो दोस्तों, प्रेशर का जो हमें मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, हमें जो साइंस के फॉर्म में लिखना है, पहले वो मैं बता देता हूँ। प्रेशर इज डिफाइंड एज इट इज अ रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब कितने एरिया पे मैंने क्या लगाया है, फोर्स लगाया है, वो दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चलेगा प्रेशर। क्या पता चलेगा, प्रेशर। इसीलिए दोस्तों जो प्रेशर का जो डेफिनेशन होता है, इन शॉर्ट एकदम सिंपली डिफाइन कर सकते हो, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। और जो दोस्तों अब देखो प्रेशर, मान लो मेरे सामने अभी क्या रखा हुआ है, मेरे सामने बुक रखा हुआ है, क्योंकि मेरे सामने भी यही रखा हुआ है, बुक रखा हुआ है, तो मुझे इस पे प्रेशर लगाना है, मुझे क्या लगाना है, इस पे प्रेशर लगाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बुक पे फोर्स लगाऊंगा और जितने एरिया पे लगाऊंगा, तो जब दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्रेशर को तो आपने मेजर किया होगा ना दोस्तों। अब जब जाते हो आपके टायर का, आप क्या हवा निकल जाता है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, ऐसे हवा भरवा देते हो, नहीं ना, सबसे पहले उसको मेजर किया जाता है। पहले मेजर किया जाता है कि टायर में प्रेशर कितना है, वो प्रेशर मेजर करते हैं। तो मेजर करने के बाद फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं, हवा भरते हैं, मतलब प्रेशर क्रिएट होता है, तो हमारा टायर आराम से फिर हम व्हीकल अपने लेके भागते रहते हैं इधर उधर दोस्तों। तो दोस्तों वही तो प्रेशर, देयरफॉर प्रेशर इज डिफाइंड एज इट इज रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। बस इतना बोलो, आपका खत्म हो जाएगा दोस्तों, कोई टेंशन नहीं। ये देखो ये वाला, ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं दोस्तों, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, जरूरी ये है। अब इसका भी यूनिट क्या होता है मैं ये भी बता देता हूँ, ध्यान देना। ओके,
द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। एसआई यूनिट फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। आपको पहले ही मैंने बता दिया। अब देखो एक एक चीज़ है, चलो मैं ऐसे खुद ही बना के बताता हूँ। पहले मैं ये यूज़ कर लूँ। प्रेशर, पी मतलब प्रेशर, पी मतलब प्रदीप, पी मतलब प्यार और पी मतलब प्रेशर। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। और हमारे जो हमारा फोर्स का यूनिट होता है दोस्तों, फोर्स का यूनिट क्या होता है? यहाँ जगह कम पड़ गया, वो होता है न्यूटन। और एरिया जो है वो हम यहाँ मेज़र कर रहे हैं मीटर स्क्वायर में। किस में मेज़र कर रहे हैं? मीटर स्क्वायर। ओके दोस्तों, यहाँ मैं लिख के दिखाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा छोटा हो गया मेरे लिए। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है? पर यूनिट एरिया। और फोर्स का यूनिट क्या होता है? मैंने पहले ही बता दिया, न्यूटन होता है। क्या दोस्तों? न्यूटन होता है। और जो एरिया का यूनिट होता है, जो एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट सब बताऊंगा दोस्तों आगे आगे धीरे धीरे बढ़ो, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूंगा ना एसआई मतलब क्या होता है। एसआई का तो ओरिजिनल फॉर्म तो जल्दी किसी बुक में लिखा ही नहीं रहता, मैं उसका ओरिजिनल फॉर्म बता देता हूँ। बाकी बहुत लोग सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम यूनिट्स बोलते हैं, पर उसका एक्चुअल जो नाम है वो सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट से। क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट से इसका एक्चुअल नेम है। बाकी दोस्तों अभी आपको काम नहीं है मेरे अंदर। क्या दोस्तों, हम सबको पढ़ाते हैं 8, 9, 10 लेवल, तो मैं चाहता हूँ और बताओ, फिर याद आता है यार मैं तो 8 को पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो आपके लेवल से मुझे करवाना है। तो एरिया का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो ये जो हमारा ये दोस्तों जो प्रेशर का यूनिट क्या बन गया? ध्यान दो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या बन गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो हमारा प्रेशर यूनिट क्या बन गया दोस्तों? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो दोस्तों यही तो लिखा हुआ है। SI unit of a force is Newton, area measured in meter square. Therefore, the SI unit of pressure is Newton per meter square, and it is known as a Pascal. और Newton per meter square को शॉर्ट में हम पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल, PA, पास्कल भी बोलते हैं दोस्तों। ओके, ये एक साइंटिस्ट का नाम है दोस्तों। इस पे 11 में आओगे तो इस पे एक थ्योरी है बहुत बड़ी, वो चीज़ें मैं ही पढ़ाऊंगा, प्रदीप सर ही पढ़ाएंगे आपको। इन द एटमॉस्फेरिक साइंस द यूनिट ऑफ प्रेशर इज बार। ओके, एटमॉस्फेरिक साइंस में इसी को हम क्या बोलते हैं? जो प्रेशर नापते हैं एटमॉस्फेरिक साइंस मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो नापते हैं उसको हम बार में, उस प्रेशर को किसमें नापते हैं? बार में नापते हैं। ओके दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। उस प्रेशर को किसमें नापते हैं? बार में नापते हैं। और 1 बार इक्वल टू कितना होता है? 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। 1 बार जो आपको पता है एटमॉस्फेरिक साइंस मतलब जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर अगर हमें उसको मेजर करना है तो हम किसमें नापते हैं? किसमें? ये उसका यूनिट क्या होता है? द यूनिट ऑफ प्रेशर इज बार, एंड 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। और प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। दोस्तों प्रेशर अब थोड़ी बताएंगे किधर से निकल, प्रेशर तो कहीं भी जाता है ना दोस्तों। अब मैं टायर में हवा भर रहा हूँ, टायर में हवा, तो हवा किसी भी डायरेक्शन में जाएगा ना दोस्तों, किसी भी डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट करेगा। तो इसीलिए उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। मैग्नीट्यूड हम बताएंगे 1 पास्कल, 2 पास्कल, 1 बार, 3 बार, 4 बार, तो ये मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, पर सही बोलूँ डायरेक्शन नहीं बता सकते। और जिसका हम डायरेक्शन नहीं बता सकते, और वो क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड, और क्या नहीं है उसके पास? डायरेक्शन नहीं है, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो दोस्तों अब ये हो गया, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब दोस्तों चलो और प्रेशर के बारे में थोड़ा बात कर लेते, थोड़ा और डीप में बात कर लेते हैं दोस्तों। अब देखो मैं एक लाइन बोलने वाला हूँ, उस पर ध्यान से एकदम फोकस लगा के सुनना, एकदम फोकस लगा के सुनना। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू, इसको चाहिए तो लिख लो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू फोर्स। है ये सर क्या बोल दिया? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू, या तो फोर्स मत बोलो, उसको एरिया बोलो। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सर क्या बोल रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा सर। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, नहीं समझ में आया सर। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, नहीं समझा। चलो एग्जांपल के साथ बताता हूँ। आपके घर में नाइफ है, चाकू है आपके घर में, उस चाकू का आप एरिया देखोगे, जितना कम एरिया रहेगा उतना प्रेशर क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। जितना कम एरिया, अगर घर में बॉटल से आप जाओगे, अगर पोटैटो को काटने जाओगे, आलू को काटने जाओ, कटेगा क्या? पर नाइफ से कट करने जाओगे तो कट जाएगा, क्योंकि उसका क्या है? उसका क्या एरिया कम है। उसका एरिया क्या है? कम है। उसका एरिया दोस्तों क्या है? कम है। और उसका एरिया कम है, इसको ऐसे बनाना, उसका एरिया एकदम कम है तो आराम से कट हो जाएगा। बट जिसका एरिया, अगर हम ऐसे वाले ऑब्जेक्ट से किसी चीज़ को कट करने जा रहे हैं, इसका एरिया देखो कितना ज़्यादा है, और इससे कट करने जा रहे हैं तो कटेगा क्या? तो इसीलिए ऐसा मैंने बोला,
प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया। प्रेशर, अगर प्रेशर ज्यादा कब होगा, जब एरिया क्या होगा, कम होगा। प्रेशर ज्यादा कब होगा, जब एरिया कम होगा। चाकू का जो सरफेस है वो एकदम कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, और एरिया कम है तो प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा। प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो दोस्तों अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि इसीलिए इसको साइंस के लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया, या तो एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर। कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, उसका मतलब है कान ही पकड़ रहे हो दोस्तों। तो समझ में आया कि दोस्तों जितना कम एरिया होगा उतना प्रेशर ज्यादा लगेगा। सही बात है कि नहीं दोस्तों, सही बोल रहा हूँ कि नहीं। अगर मान लो कि कोई ऐसा चीज है जो एकदम शार्प है, तो आराम से किसी को हम कट कर सकते हैं ना, कट कर सकते हैं कि नहीं, कट कर सकते हैं, बोल कट कर सकते हैं कि नहीं। बट वही दोस्तों अगर उसका जो साइज है वो बहुत, यहाँ बना के दिखा दो, देखो ये एकदम पतला सा शार्प है, ये ब्रॉड है मान लो, तो अगर मैं इससे कट करने जाऊँ तो इससे कटेगा कि इससे कटेगा, इससे कटेगा ना दोस्तों, क्योंकि इसका एरिया कम है, तो प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा, और इसका एरिया दोस्तों बहुत ज्यादा है। अगर मैं इससे घर का अपना वेजिटेबल जो भी हमारे घर में टोमेटो पोटैटो जो भी हम लाते हैं, अगर मैं इससे कट करने जाऊँ, बुक से कट करने जाऊँ, कटेगा क्या, नहीं कटेगा दोस्तों, क्योंकि इसका एरिया क्या है, बहुत ज्यादा है। तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया, आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। ओके, तो दोस्तों यही सब लिखा हुआ है। इफ एरिया इंक्रीजेस प्रेशर रिड्यूस फॉर द सेम फोर्स। इफ द एरिया डिक्रीज, एरिया क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मैंने एग्जांपल बता दिया। आपके घर में जो चाकू है वो देखो, जितना वो शार्प, जितना ज़्यादा शार्प होगा उतना ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा लगाता है, बट धीरे धीरे अगर ब्रॉड हो गया, वो और चौड़ा हो गया दोस्तों, अगर हम उससे कट करने जाएंगे तो कट होने वाला नहीं है, क्योंकि एरिया जब डिक्रीज होता है, एरिया कम होता है, तो प्रेशर क्या लगता है, ज्यादा लगता है दोस्तों। हम शार्प करते हैं ना किसी भी चीज को कट करने के लिए, हम क्या करते हैं, एरिया कम करते हैं। एरिया कम करेंगे तो प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा दोस्तों। ओके, तो चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं हम प्रेशर ऑन सॉलिड। प्रेशर ऑन सॉलिड पे क्या है दोस्तों, मैं पहले ये लाइन, लास्ट वाली लाइन दोस्तों अपने लिए बहुत जरूरी है। द प्रेशर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द वेट एंड द कॉन्टेक्ट एरिया बिटवीन देम। मतलब प्रेशर किस पे डिपेंड रहता है दोस्तों, प्रेशर जो हमारा डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ वेट एंड द कॉन्टेक्ट एरिया बिटवीन द टू। ओके, इसका मतलब चलो इसके ये एक्टिविटी जो हमें दिया हुआ है इससे समझते हैं दोस्तों अच्छे से। अब यहाँ ध्यान दोगे दोस्तों, तो आपको यहाँ देखो ये वाले पे और ये तीनों पे फोकस करो दोस्तों। आप तीनों पे आप फोकस करोगे तो पहले पे अगर आप फोकस करोगे तो बुक को कैसे रखा हुआ है, यहाँ बुक नहीं है तो इस पे प्रेशर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, आप ध्यान से देखो। और थर्ड वाले पे देखोगे तो बुक हमने एक साथ रखा है, मतलब हमने एरिया को क्या कर दिया, एरिया को रिड्यूस कर दिया है, एरिया को कम कर दिया, तो प्रेशर देखो दोस्तों ज़्यादा पड़ रहा है। ओके, और वही इसके अंदर हम देखेंगे तो एरिया हमने बढ़ा दिया, बुक को अलग अलग जगह पे रखा, जिसके कारण एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एरिया बढ़ गया है, और एरिया बढ़ने के कारण क्या हो गया दोस्तों, प्रेशर इसके ऊपर कम लगा हुआ है। सही बात है। और वही इसमें थर्ड वाले पे आप देखोगे, थर्ड वाले पे क्या लग रहा है कि हमने एक ही जगह हमने क्या किया, एरिया कम कर दिया, एरिया क्या किया, कम कर दिया, सबको एक के ऊपर एक ऐसे रखा हुआ, और एक के ऊपर एक रखेंगे तो दोस्तों आपको पता है अपने आप ही वो एरिया क्या हो जाए, कम हो जाएगा, और एरिया कम हो गया तो प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि शार्प नाइफ से अगर हम कट करेंगे तो फटाक से कट जाएगा, वही अगर बुक से कट करने जाएंगे तो ब्रॉड होता है, तो उससे नहीं, क्योंकि जितना कम एरिया होगा प्रेशर उतना ज़्यादा पड़ेगा दोस्तों। तो यही तो लिखा हुआ है कि यहाँ से पूरा मैं पढ़ता हूँ ये वाला, एयर प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट कैप्ड इन एयर when a weight is kept on a solid, pressure is exerted on it. The pressure depends on the value of the weight and the contact area between two. ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन दोस्तों, कि प्रेशर किस पे डिपेंड रहता है दोस्तों, प्रेशर दो चीज़ों पे डिपेंड रहता है, कि वैल्यू ऑफ वेट की वैल्यू कितनी है, मतलब वेट कितने केजी का है, मान लो 1 kg का, 2 kg का, कितने ग्राम का, या कितना मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, और दूसरा कॉन्टेक्ट एरिया, कितने कॉन्टेक्ट एरिया में आ रहा है। जैसे अभी हमने देखा कि बुक अलग अलग जगह पे रखा था, तो जो एरिया उसने ऑक्यूपाई किया था वो अलग अलग जगह पे रखने का एरिया ज़्यादा ऑक्यूपाई किया था, पर फिर हमने क्या किया, बुक एक ही जगह रख दिया, तो मतलब एरिया क्या उसने किया, कम ऑक्यूपाइड किया। ओके दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया वो ये चीज़ें कि सब डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ वेट एंड द कॉन्टेक्ट एरिया बिटवीन द टू, मतलब कितना वो। इन शॉर्ट दोस्तों बस आपको यही रखना है, यही याद रखो,
प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? एरिया को। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, या तो एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब एक चीज़ जब बढ़ेगा तो दूसरा चीज़ क्या होगा? कम होगा। और इसी प्रोपोर्शन को हम क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शन। ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। अब हम बात करेंगे प्रेशर ऑफ द लिक्विड की। ओके, प्रेशर ऑफ द लिक्विड के बाद पहले मैं आपको ये दो एक्टिविटी दिखा देता हूँ। ये एक्टिविटी तो आप मुझे कमेंट्स में करके बताओगे कि इससे आपने क्या समझा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब लेसन एंडिंग पे आ गया तो आपको सब चीज़ें पता होगी। ये मैं बताता हूँ दोस्तों, क्यों कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा दोस्तों। हमने क्या किया, एक बॉटल लिया। इस बॉटल के अंदर हमने हर लेवल पे, पहले इस लेवल पे हमने एक होल कर दिया, दूसरे लेवल पे किया, देन थर्ड लेवल पे किए। पहला, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 लेवल पे मैंने क्या किया, उसमें एक होल कर दिया। होल करने के बाद हमने क्या किया, उसके अंदर मतलब पहले ही हमने क्या, पहले होल करने के पहले ही हमने क्या किया, उसमें बॉटल में पानी भर दिया था। पूरा बॉटल को हमने फुल कर दिया था वाटर से फुल करने के बाद हमने हर लेयर पे मतलब तीन होल किया। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 होल किया। होल करने के बाद हम क्या देखेंगे दोस्तों, हमें ये दिखाई देगा कि जो सबसे नीचे वाला है, ये ध्यान दो दोस्तों, जो सबसे नीचे वाला है उसका प्रेशर ज़्यादा है, मतलब पानी बहुत दूर जाके गिर रहा है। और जो सेकंड वाले का हम देखेंगे, सेकंड वाले का, तो उसमें क्या हो रहा है दोस्तों, फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में वो थोड़ा नज़दीक उसका फ्लो है। और हम थर्ड वाले को देखेंगे तो फिर से थर्ड वाले का जो है फर्स्ट सेकंड के कंपैरिजन में और वो नज़दीक है। तो आप बोलोगे सर बॉटल भी सेम है, वाटर भी सेम है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। प्रेशर क्या होता है, जैसे अभी अगर वाटर का जो यहाँ मॉलिक्यूल्स होगा वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, इसके कंपैरिजन इसके ऊपर थोड़ा कम होगा, इधर और थोड़ा कम होगा, इधर थोड़ा और कम, ऐसे। क्योंकि दोस्तों जो सबसे नीचे होता है उसके ऊपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ये पानी का फ्लो दूर तक गया है। और इस पे प्रेशर थर्ड वाले कंपैरिजन में ज़्यादा था, जिसके कारण इसका थर्ड वाले कंपैरिजन थोड़ा दूर गया। तो दोस्तों इन शॉर्ट आपको ये इसमें समझ सकते हो कि जो लेयर वाटर का लेयर जो एकदम नीचे था उस पर प्रेशर क्या है, बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू सेकेंड और थर्ड के कंपैरिजन में। और सेकेंड की बात करें तो थर्ड के कंपैरिजन में सेकेंड पे प्रेशर ज़्यादा है, और थर्ड की बात करें थर्ड का लेयर ऊपर वाले से। इसीलिए जो पानी का फ्लो है, जो प्रेशर है वो नीचे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऊपर वाले पार्ट से। ओके दोस्तों, और सेम इसमें भी यही दिया है। चलो मैं बता देता हूँ, एक बलून हमने अटैच किया। जैसे हम पानी भरेंगे तो हमने बलून जो अटैच किया वो बलून अपने आप ही फूल जाएगा। क्यों ऐसा हुआ दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ, रीज़न क्या हुआ कि हमने जो पानी डाला प्रेशर के कारण ऐसा हुआ। तो दोस्तों ये जो बलून का है, ये एक्टिविटी आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओगे कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, ऐसा क्यों हुआ आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओगे दोस्तों। सबका कमेंट्स मुझे दिखना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हमने बता दी तो आपको पता चलना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, अब बढ़ते दोस्तों आगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता रहता होगा, हमेशा आता होगा। देखो दोस्तों, पहले हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख लेते हैं, फिर इसके बाद वो इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके दोस्तों, जो मैं पढ़ रहा हूँ उस पर ध्यान देना, एकदम अच्छे से, एकदम फोकस बना के देखो यहाँ से। ओके, तो एयर सराउंडेड द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड द लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ओके दोस्तों, सही बात है कि नहीं? जो हमारे सराउंडिंग में जितना एयर का लेयर है, जो एयर का क्या है, लेयर, द लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो डिफरेंट लेयर है किसके, एयर के, और उसी डिफरेंट लेयर किसके, एयर के हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एटमॉस्फेयर। अब दोस्तों ये एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट कितने किलोमीटर तक करता है, तो 16 किलोमीटर तक ये बहुत अच्छा रहता है, मतलब अच्छी क्वालिटी में रहता है। मतलब हम वहाँ जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, मतलब हम अपने ऑक्सीजन की बात करते हैं एयर की, तो यहाँ क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। यहाँ अप टू अगर हम 16 किलोमीटर तक रहेंगे तो हमें अगर एज अ ह्यूमन बीइंग को जितना ऑक्सीजन चाहिए वो प्रॉपर मिलेगा। पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे आप माउंटेन पे जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाते हो तो धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। आपको पता है लोग क्या जाते हैं, अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन की कमी होती है वो फुलफिल कर सके। तो दोस्तों अब आगे अगर हम इफ फर्दर, एक मिनट,
इफ फर्दर एक्सटेंड अप टू 400 किलोमीटर इन अ वेरी डाइल्यूट फॉर्म। ओके, जैसे जैसे हम 400 किलोमीटर तक जाएंगे धीरे 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 वो क्या होगा, उसका मतलब कि धीरे 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 एयर का प्रेशर और धीरे धीरे क्या होगा, कम होना स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ आप देख लो, ये देखो दिया हुआ नीचे एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आप जैसे जैसे ऊपर पढ़ोगे तो एयर पार्टिकल धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगा, मतलब एयर प्रेशर धीरे धीरे क्या होना, कम होना स्टार्ट होगा दोस्तों। तो यही लिखा हुआ है, द प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एयर के कारण जो भी प्रेशर क्रिएट होता है उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आया होगा। फर्स्ट हमारा इसके अंदर जो याद रखने वाला था वो ये था कि एयर सराउंडेड द अर्थ फ्रॉम ऑल द साइड। हमें पता है कि हमारे सराउंडिंग में हर जगह क्या एयर ही एयर है, एंड दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर। ओके दोस्तों, और मैंने देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये इमेजिन करना है कि हॉलो सिलेंडर में ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में हमने देखो ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला दोस्तों कि हमने क्या किया, एयर भर के रखा तो वो कैसा दिखेगा। तो नीचे देखो, यहाँ ध्यान दो, नीचे की तरफ आप देखोगे तो एज कम्पेयर टू ऊपर के कंपैरिजन में एयर का प्रेशर ज़्यादा है, और ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं एयर का प्रेशर क्या है, कम है दोस्तों। ऐसे अपने एटमॉस्फेयर में ऐसा होता है दोस्तों। और कुछ वैल्यू है, ये भी याद करके रख लो दोस्तों, ये वाला द एयर प्रेशर एट अ सी लेवल इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। मतलब एयर प्रेशर एट द सी लेवल पे जो एयर प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, वो ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है दोस्तों, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। एयर प्रेशर डिक्रीज एज वन गोज अप इन अ हाइट फ्रॉम द सी लेवल। सही बात है, सी लेवल से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एयर प्रेशर क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। और दोस्त ये सब वैल्यू आप याद करके रखो, ये सब वैल्यू आपको याद रहना चाहिए कि 1 एटमॉस्फेयर मतलब कितना होता है। ओके, तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, बॉइंट फोर्स स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन जैसे, चलो इसमें जो दिया उसके अलग पूछता हूँ कि कभी कभी आप देखते हो कि कोई बॉटल आपने फेंका तो बॉटल क्या होता है, फ्लोट होता है मतलब ऊपर से तैरता है। ओके, और कुछ बॉटल क्या होता है, पूरी तरह सिंक हो जाता है, मतलब डूब जाता है। और कुछ बॉटल रहता है वो क्या, बीच में फ्लोट होता रहता है, मतलब बीच में तैरता रहता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता रहता है, ये मुझे इसका आंसर तो फटाफट कमेंट्स लिख के मुझे बताओ कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों इसका एक ही रीज़न है कि इफ़ वेट ऑफ द बॉटल इज ग्रेटर देन बॉइंट फोर्स। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ उस लाइन को, ये लाइन आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। इफ़ वेट ऑफ द बॉटल इज ग्रेटर देन बॉइंट फोर्स, अगर बॉटल का जो वेट है बॉइंट फोर्स से क्या होगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो बॉटल क्या होगा, सिंक हो जाएगा, नीचे डूब जाएगा, क्योंकि बॉटल का वेट क्या है, ज़्यादा है दोस्तों। बॉइंट फोर्स, चलो सबसे पहले मैं बॉइंट फोर्स ही बता देता हूँ। बॉइंट फोर्स बता दूंगा तो आपके लिए बाकी सब समझना आसान हो जाएगा। देखो दोस्तों ये वाला, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन अ वाटर और द अदर फ्लूइड और गैस इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स। फ्लूइड मतलब गैस और लिक्विड दोनों को कंबाइन हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, गैस और लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, कंबाइन फॉर्म में अगर हमें बोलना दोनों को एक ही नाम से पुकार रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड मतलब क्या होता है, क्या, गैस और लिक्विड दोनों कंबाइन फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं दोस्तों। ओके, तो अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन अ वाटर और अदर फ्लूइड और गैस इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स। जो अपवर्ड फोर्स लगता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है, नीचे से ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है वो फोर्स मेरे लिए क्या होता है, बॉइंट फोर्स होता है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ये मान लो हमारा बॉटल है, ये मैंने बॉटल बना दिया और नीचे से ये कुछ फोर्स लग रहा है, और जो नीचे से फोर्स लग रहा है दोस्तों यही क्या है, हमारा बॉइंट फोर्स है। क्या है, बॉइंट फोर्स। तो if weight of the bottle is greater than किससे greater than buoyant force के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा है तो ये बॉटल क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। और वही दूसरे सिचुएशन में क्या है कि अगर ये मान लो हमारा ये बॉटल है, ओके, if weight of the bottle is less than if weight of the bottle is less than buoyant force, मतलब buoyant force से कम है तो क्या होगा, ऊपर वो फ्लोट होगा, ऊपर तैरेगा। ओके, ऊपर तैरेगा। और अगर if थर्ड वाला सिचुएशन बता देता बुक में दोस्तों, इतना नहीं दिया है, पढ़ लो, इतना सब नहीं दिया हुआ। ओके, if weight of the bottle और buoyant force both are equal तो क्या होगा, बीच में, ना ऊपर रहेगा ना नीचे रहेगा, बीच में अटका पड़ा रहेगा। कौन, हमारा बॉटल बीच में फ्लोट होता रहेगा, ना ऊपर ना तो नीचे। कब,
तो दोस्तों मैंने 3 सिचुएशन बताया। पहला सिचुएशन ये है कि वेट मतलब सर वेट मतलब ग्रेविटी, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूँ। वेट किसको वेट मतलब क्या होता है, हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। ओके, ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। ग्रेविटी को बैलेंस कौन कर रहा है, ग्रेविटी को बैलेंस कौन कर रहा है, यहाँ बॉयंट फोर्स। तो मैं डायरेक्ट वेट से कंपैरिजन करवा रहा हूँ। मैं क्या बोला मैंने, इफ वेट ऑफ द बॉटल इज ग्रेटर देन बॉयंट फोर्स, देन बॉटल क्या होगा, बॉटल सिंक हो जाएगा, मतलब डूब जाएगा। सेकंड में क्या होगा, इफ वेट ऑफ द बॉटल इज लेस देन किससे लेस देन होगा, बॉयंट फोर्स से। तो क्या होगा, अगर बॉटल का वेट कम होगा तो ऊपर क्या होगा, वो फ्लोट होगा, तैरेगा। अगर दोनों सेम है, मतलब जो उस पर ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, मतलब जो उसका वेट है या ग्रेविटी, दोनों की बात हम करें, या ग्रेविटी बोलो या वेट बोलो, दोनों जो एक्ट हो रहा है, अगर वो किसके इक्वल है दोस्तों, वो किसके इक्वल है, बॉयंट फोर्स के इक्वल है, तब वो कहाँ, ना तो ऊपर ना तो नीचे बीच में क्या होगा, फ्लोट होता रहेगा। तो दोस्तों हमें बस इतना ही पढ़ना था। देखो इसमें जो आपको एक्टिविटी दिया हुआ, एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है कि हमने सबसे पहले एम्प्टी बॉटल हमने फेंका। एम्प्टी बॉटल जैसे ही हमने पानी, एक मिनट, जैसे ही दोस्तों हमने एम्प्टी बॉटल वाटर पे रखा तो एम्प्टी बॉटल क्या ऊपर की तरफ फ्लोट होने लगा। पर वही बॉटल अगर मैंने फुल करके मैंने अंदर डाल दिया, किसके अंदर, पानी के अंदर डाल दिया, तो नीचे क्या होगा, सिंक हो गया। ओके दोस्तों, तो आप देखोगे, ये वाला डूब गया। ओके, और ये देखो। ओके, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और अब लास्ट दोस्तों, ये सब का जिसने भी ये नॉलेज दिया था, जिसने भी ये सब के बारे में बताया था ना दोस्तों, वो कौन था पता है, चलो वही, ये देखो, ये सब दोस्तों यही दिया हुआ है। देखो ये कि हमने क्या लिया, एक स्ट्रिंग लिया, उस स्ट्रिंग के अंदर हमने क्या किया, कोई भी यार जो मतलब हमने एक स्टोन लिया, स्टोन को एक स्ट्रिंग से बांध दिया। वो स्ट्रिंग को अगर हम बाहर हवे में रखेंगे, तो आप देखोगे स्ट्रिंग एकदम टाइट है। पर वही स्ट्रिंग को अगर आप कहाँ लेके जाते हो, वाटर में लेके जाते हो, तो इस स्ट्रिंग का हाइट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चाहिए तो आप घर पे करके देख लो, हाइट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चलो आप आंसर खुद मुझे बताओगे दोस्तों, ऐसा क्यों होता है। इसका रीज़न यही है कि इसके अंदर जो लिक्विड या एयर के अंदर एक जो फोर्स लगता है, उसी फोर्स के कारण ये क्या हो जाता है, इसका लेंथ क्या हो जाता है, हमें कम दिखाई देता है, ऐसा हो जाता है। ओके, क्यों लेंथ इसका लेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ कौन सा फोर्स, बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं दोस्तों, इसका क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट। और इसी अपथ्रस्ट फोर्स के कारण इसकी हाइट हमें क्या दिखाई देती, कम दिखाई देती है। रहता वैसे ही, जैसे पानी से बाहर निकालेंगे वैसा ही दिखाई देगा, बट वाटर के अंदर, मतलब लिक्विड या गैस के, लिक्विड के अंदर हम जैसे ही डालेंगे, पानी के अंदर जैसे ही डालेंगे, तो हमें उसका लेंथ क्या होगा, हमें कम दिखाई देगा दोस्तों। ओके, तो ये इन्हीं सब चीज़ों का, देखो यहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछा हुआ है हमें, और ये क्वेश्चंस का आंसर हमने दे दिया है, पहले बता दिया कि हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉयंट फोर्स, मैग्नीट्यूड कितना होता है बॉयंट फोर्स का। ओके, एक मिनट मैं इसको सही कर लूँ। ओके, how much magnitude of the buoyant force is the same for all the liquid, is buoyant force of equal magnitude for all the object, the answer of this question, मतलब हमें ध्यान देना दोस्तों कि हमें कुछ क्वेश्चन, पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, कितना हम अप्लाई कर सकते हैं, और क्या वो हर लिक्विड के लिए सेम ही होता है, मतलब जैसा एक लिक्विड पे लगता है वैसे हर लिक्विड पे लगता है, या और दूसरा इज द बॉयंट फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट, मतलब दोस्तों कि हर ऑब्जेक्ट के लिए जो उसका मैग्नीट्यूड होगा सेम होगा, और हर ऑब्जेक्ट पे जो बॉयंट फोर्स लग रहा है, मतलब हर लिक्विड पे जो बॉयंट फोर्स लग रहा है वो क्या सेम लगेगा। ओके, तो ये सब क्वेश्चन का जो आंसर दिया था वो थे हमारे आर्किमेडिक, क्या थे हमारे आर्किमेडिक प्रिंसिपल, मतलब आर्किमेडिक करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सभी क्वेश्चंस का आंसर दे दिया था। और इसीलिए दोस्तों इस प्रिंसिपल का नाम है हमारा, क्या नाम है हमारा, आर्किमेडिक प्रिंसिपल। क्या नाम है हमारा, आर्किमेडिक प्रिंसिपल। ओके, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट when an object is partially or fully immersed in a fluid, a force of buoyancy act on an upward direction. This force is equal to the weight of the fluid displaced by the object. Okay दोस्तों, मेरे ख्याल से ऊपर वाले का आंसर मिल गया था। आर्किमिडीज साइंटिस्ट जी ने सबका आंसर दे दिया था। हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंट फोर्स, ये वाला क्वेश्चन, हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है,
वो सभी लिक्विड के लिए क्या सेम होता है क्या? या तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन पूछा था कि बॉइंट फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, हर ऑब्जेक्ट के लिए, जो ऑब्जेक्ट जैसा भी स्टोन है तो हर ऑब्जेक्ट के लिए जो बॉइंट फोर्स रहेगा वो क्या इक्वल होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड में होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हमें ये दिया गया था कि उन्होंने क्या दिया था कि दिस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब जो भी हमने ऑब्जेक्ट अंदर डाला, उस ऑब्जेक्ट ने जितना अपना एरिया कवर किया था और जिसके कारण जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, उतना उस पर क्या लगेगा, उतना क्या लगेगा बॉइंट फोर्स। जैसे मैंने स्टोन डाला, मैंने वाटर के अंदर क्या डाला, स्टोन डाला, तो स्टोन डालने के बाद स्टोन कुछ एरिया क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, और जितना वो एरिया ऑक्यूपाई करेगा उतना ही उस स्टोन पे क्या पड़ने वाला है, क्या होने वाला है, बॉइंट फोर्स एक्ट होने वाला है दोस्तों। तो समझ में आ गया बॉइंट फोर्स कितना एक्ट होगा, जितना हम किसी भी लिक्विड के अंदर जो स्टोन हम डाल रहे हैं, वो स्टोन जितना जगह ऑक्यूपाई करेगा उतना ही जितना जगह उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है उतना ही उस पर क्या एक्ट होने वाला है, बॉइंट फोर्स एक्ट होने वाला है। क्या एक्ट होने वाला है दोस्तों, बॉइंट फोर्स। तो मेरे ख्याल से आपको दोस्तों ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल सा टॉपिक था। और ये देखो साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, आप चाहिए तो उसको पढ़ सकते हो। और यहाँ द यूज़ ऑफ आर्गेनिक प्रिंसेस वेरी वाइड, और उसको कहाँ समरी और सीप में यूज़ किया जाता है। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर आपको पता है, लैक्टोमीटर दूध का मेजरमेंट ग्रेविटी मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये सब एग्जाम में आ सकता है कि आर्किमेडिक प्रिंसिपल का यूज़ कहाँ किया जाता है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों आपके लेवल पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, आपको चीज़ें मैंने बता दी कि आपको कितना याद रखना है, कितना। देखो यहाँ क्वेश्चंस लिखा हुआ है दोस्तों, ये देखो, आपको अब हर का आंसर आना चाहिए। द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ द बॉइंट फोर्स इज लार्जर देन इट्स वेट। मतलब ये तो दिया हुआ है, ये मैंने पहले बता दिया। द ऑब्जेक्ट फ्लोट कब होगा, इफ द बॉइंट फोर्स इज लार्जर देन इट्स वेट। ओके, बॉइंट फोर्स इज ऑब्जेक्ट फ्लोट कब होगा, जब उसका वेट क्या होगा, कम होगा। उसका वेट कम होगा, किससे वेट कम होगा, बॉइंट फोर्स से। मतलब बॉइंट फोर्स क्या होगा, पावरफुल होगा। देखो इसलिए लिखा हुआ है इफ द बॉइंट फोर्स इज लार्जर देन इट्स वेट, तो वेट से ज़्यादा होगा, मतलब वाटर से उसका वेट ज़्यादा, इसलिए ऊपर फ्लोट हो रहा है। द ऑब्जेक्ट सिंक इफ द बॉइंट फोर्स इज स्मॉलर देन इट्स वेट। ओके, बॉइंट फोर्स क्या है, कम है, किसके कंपैरिजन में। अब आप बोलोगे सर एक टब पानी ले लो, उसमें आप हाथी को बिठा दो, तो हाथी क्या फ्लोट होगा, नहीं होगा भाई। उसका वेट क्या है, ज़्यादा है, उसका वेट क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो आप बोलोगे कि उस पर फ्लोट होगा, नहीं होगा, क्योंकि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इफ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन बॉइंट फोर्स, अगर वेट ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, वो सिंक हो जाएगा। द ऑब्जेक्ट फ्लोट इनसाइड द लिक्विड, बीच में फ्लोट होगा, कब होगा, इफ द बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट। तो दोस्तों मैंने तीनों बता दिया। तो दोस्तों आपको इसको भी याद रखना है, जो दिया डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला आपको अभी है, तो डेंसिटी का फार्मूला क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब ये डेंसिटी का सिंबल है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर इसका यूनिट निकालने जाए तो मास का यूनिट क्या होता है दोस्तों, मास का यूनिट क्या होता है, kg, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। क्या होता है, मीटर क्यूब। इसीलिए इसका यूनिट जो दिया हुआ है दोस्तों, ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो दोस्तों और यहाँ रिलेटिव डेंसिटी, देखो रिलेटिव डेंसिटी का और एक और डेफिनेशन है, वो भी याद कर लो, वो भी याद करके रख लो दोस्तों। ओके, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ द वाटर, द रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर। अब एक और नीचे जो डेफिनेशन दी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रेशियो ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी हैज नो यूनिट, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी, किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। दोस्तों चलो मैं इसका मतलब आपको बता देता हूँ, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। ओके, मतलब हमने किसी भी सब्सटेंस को वाटर के अंदर डाल दिया, तो वाटर की डेंसिटी कितनी है, और उस सब्सटेंस की, जिस सब्सटेंस को हमने डाला है उसकी डेंसिटी कितनी है, हम वो दोनों को जब डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिलेटिव डेंसिटी। किसकी डेंसिटी दोस्तों, जिस वाटर को हमने यूज़ किया, जिस वाटर को यूज़ किया हुआ है, जिस वाटर में हमने क्या दिया, स्टोन डाला हुआ है, तो उस वाटर की डेंसिटी प्लस जो हमने सब्सटेंस डाला है, वो दोनों की डेंसिटी को हम जब डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिलेटिव डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसी को क्या बोलेंगे हम, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके दोस्तों, तो फाइनली ये लेसन पूरी तरह से हम कंप्लीट करते हैं, और बाकी ये हम जो एक्सरसाइज का पार्ट है वो भी आपको डाल देंगे, तो आप घर पे अच्छे से पढ़ते रहोगे, करोगे अच्छे से। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड घर पे पढ़ो, अच्छे से रहो। जय हिंद दोस्तों।